तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ट्रांसफार्मर कैन कन्वर्ट लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज इनटू हाई करंट ऑफ लो वोल्टेज और वाइस वर्सा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, हर डिवाइस का एक प्रिंसिपल होता है, तो डेफिनेटली ट्रांसफार्मर का भी प्रिंसिपल होगा। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब डिजाइन क्या है, कंस्ट्रक्शन बनाते कैसे हैं। तो ट्रांसफार्मर अगर वैसे अब अगर आप देखें तो बड़ी सीधी सादी सी डिवाइस है, ज़्यादा तामझाम नहीं है ट्रांसफार्मर में। क्या होता है, ट्रांसफार्मर में एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, सॉफ्ट आयरन कोर, और ये लैमिनेटेड आयरन कोर होती है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है और लैमिनेटेड है। लैमिनेटेड का मतलब है कि इस कोर को आपने थिन प्लेट्स लेके बनाया है, थिन प्लेट्स लेके, पतली पतली प्लेट लेके आपने इसको बनाया है, जितनी थिकनेस आपको चाहिए। जैसे अभी आपके सामने नोटबुक रखी है, तो नोटबुक आपकी जो है इतनी थिक अगर नोटबुक है तो वो नोटबुक बहुत सारी थिन प्लेट से यानी शीट से मिलके बनी है, तो वैसे बना होता है। तो इसमें बहुत सारी थिन प्लेट्स होती, ये थिन प्लेट से आपने लैमिनेटेड आयरन कोर बना रखी है, और हर दो प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल आपने लगा रखा है। जैसे ऑयल लगा दीजिए या वैक्स लगा हो या पेपर लगा हो, अलग अलग ट्रांसफार्मर में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज़ करते हैं, लेकिन हर दो शीट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है ना। और ये क्या याद आ रहा है, एडी करंट। एडी करंट को मिनिमाइज करने का तरीका था ये लैमिनेटेड ब्लॉक। तो इसको हमने सॉलिड ब्लॉक नहीं लेना है, प्लेट से मिला के बनाना है, जितनी थिकनेस चाहिए। तो उस एक एक प्लेट लगाते रहिए और हर दो प्लेट के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल डालते रहिए। ये आपकी लैमिनेटेड आयरन कोर है। तो एक तो ये हो गया, सॉफ्ट आयरन की लैमिनेटेड कोर हो गई। ठीक, अब इसमें हमारे पास कॉपर वायर की दो कॉइल बनाते हैं। अब मैं इसको ऐसे ना बना के थोड़ा सा डायग्राम हमारा सिंपल बन जाए, तो उसके लिए मैं इसको हटा देता हूं और मैं इस लैमिनेटेड आयरन कोर का क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं यहां पे। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है लैमिनेटेड आयरन कोर का ये। अब इसमें कॉपर वायर की दो कॉइल होती हैं। एक कॉइल आपकी ये है, दिस इज वन कॉइल, और ये आपकी दूसरी कॉइल है। ठीक है, ये दो कॉइल हो गई आपकी कॉपर वायर की। ठीक, इन दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न अलग अलग होते हैं। इसमें से एक कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, एक को सेकेंडरी कहते हैं। तो P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। अब सवाल है कि प्राइमरी कौन और सेकेंडरी कौन। तो जिस कॉइल में आप इनपुट दे रहे हैं वो प्राइमरी, और जहां से आप आउटपुट लेने वाले हैं वो आपकी सेकेंडरी। तो दोनों कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू कॉइल्स आर डिफरेंट। क्यों होते हैं वो बाद में देखेंगे। और थिकनेस ऑफ द वायर भी डिफरेंट होता है। थिकनेस ऑफ वायर ऑफ द टू कॉइल्स, ये भी डिफरेंट होता है। एक वायर, एक कॉइल को आप थिक वायर से बनाते हैं और एक को कंपैरेटिवली थिन वायर से बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी बाद में देखेंगे। ये ट्रांसफार्मर है। अब सवाल है काम कैसे करेगा, वर्किंग। तो वर्किंग समझना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में भी म्यूचुअल इंडक्शन याद हो, कि जब दो
कपल्ड कॉइल आपस में लेते हैं आप कि दो कॉइल हैं और आपस में कपल्ड हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो और वही मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल से पास होता है जब, तो पहली कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसको आप म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब आपस में जो इंडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना कैसे होगा? अब देखिए, अगर ये इनपुट है, मतलब ये प्राइमरी कॉइल है, तो यहाँ पर आप इनपुट देंगे, तो इनपुट आपका क्या है? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर एक बात बता दूं, क्योंकि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर सिर्फ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए काम करता है, डीसी के लिए नहीं करता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में अगर मैं आपको याद दिलाऊं, उस पूरे चैप्टर में एक सिंगल वर्ड बार बार यूज हो रहा था। क्या था वो सिंगल वर्ड? वो सिंगल वर्ड था चेंज। इसको चेंज हो कर दोगे ऐसा हो जाएगा, इसको चेंज कर दोगे ऐसा हो जाएगा, बार बार चेंज वर्ड आ रहा था। बिना चेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो सेल्फ इंडक्शन हो चाहे म्यूचुअल इंडक्शन हो। चेंज बहुत जरूरी है। अब डायरेक्ट करंट तो कांस्टेंट करंट होती है, तो उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन नहीं होगा। इसलिए ट्रांसफार्मर क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन पे काम कर रहा है, और म्यूचुअल इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक स्पेशल केस है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा फिनोमेना चेंज पे टिका हुआ है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट तो वेरी करती रहती है, डायरेक्ट करंट कांस्टेंट होती है, तो डायरेक्ट करंट के लिए काम नहीं करेगा, ये एसी के लिए काम करेगा। तो ये इनपुट है जो कि डेफिनेटली एसी है। अब क्या होगा कि इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो आपने यहाँ पे अप्लाई की, उसकी वजह से इस प्राइमरी में एक करंट फ्लो होगी, और वो करंट डेफिनेटली वेरिएबल करंट होगी, ऑल्टरनेटिंग करंट होगी। ये आपके ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑल्टरनेटली चेंज हो रही है, वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। तो जब ये वेरिएबल करंट इस में फ्लो होगी प्राइमरी में, तो इस करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और डेफिनेटली वो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा होगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ गया, मान लीजिए इधर को आ गया ये। अब यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर का रोल आता है। सॉफ्ट आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बट दिस इज नॉट द ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसलिए ये क्वेश्चन बनेगा कि भाई वाई सॉफ्ट आयरन ओनली? आपके पास और भी तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, आपने बाकी क्यों नहीं लिया, आपने सॉफ्ट आयरन ही क्यों लिया? वो बाद में देखेंगे। लेकिन सॉफ्ट आयरन, जैसे मैंने कहा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और आप जानते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है। परमिएबिलिटी, एबिलिटी टू परमिट, एंड एबिलिटी टू परमिट व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड ये प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट जो इसमें फ्लो हो रही है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की को ये सॉफ्ट आयरन कोर कैरी करके इस सारे मैग्नेटिक फील्ड को, ऑलमोस्ट सारे मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करके ये सेकेंडरी तक ले जाएगी। ये सॉफ्ट आयरन कोर आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज हो गया मतलब इन मैग्नेटिक लाइंस को या इस मैग्नेटिक फील्ड को ये ट्रांसफर कर देगा सेकेंडरी में। परमिएबिलिटी हाई है, सो इट विल कैरी दीज मैग्नेटिक लाइंस। या आप कहिए कि सॉफ्ट आयरन कोर आपकी मैग्नेटाइज हो जाएगी, तो मैग्नेटाइज हो जाएगी तो ये मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से भी पास होंगी सेकेंडरी से। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? वेरिएबल, क्योंकि करंट कैसी है? वेरिएबल। तो वेरिएबल करंट से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो यहाँ भी और यहाँ भी वेरी करेगा। अब जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो एक ईएमएफ यहाँ इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी में, और एक करंट आ जाएगी सेकेंडरी में, और वही आपका आउटपुट होगा। वही आपका आउटपुट हो जाएगा। दिस इज हाउ द ट्रांसफार्मर वर्क्स। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने यहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाई की, जिसकी वजह से एसी करंट प्राइमरी में फ्लो हुई। इस करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपकी ये पूरी सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हो गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका कैरी करके इधर भी ले जाएगी, सेकेंडरी पे भी पास होगा। तो क्योंकि ये करंट वेरी कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो यहाँ भी वेरी कर रहा है, यहाँ भी। तो यहाँ जब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा तो इसकी वजह से एक ईएमएफ यहाँ इंड्यूस हो जाएगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगी,
इसी को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और जो ईएमएफ सेकेंडरी में इंड्यूस होगा या जो करंट इंड्यूस होगी सेकेंडरी में, वही आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुई बात थ्योरेटिकल। अब इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर देते हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स क्या इन्वॉल्व करते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो अब आप मान लीजिए कि से एवरेज फ्लक्स पासिंग थ्रू, एवरेज फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न of either coil, it's say phi। अब यहां पे ध्यान रखना, अगर मैं बिल्कुल आइडियल केस लेके चलूं, आइडियल, तो फिर तो ये कह सकता हूं कि प्राइमरी के एक टर्न से जितना फ्लक्स पास हो रहा है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी के भी एक टर्न से पास होगा आइडियल केस में। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ना तो प्राइमरी के हर टर्न से एक जैसा फ्लक्स पास होगा, ना सेकेंडरी के हर टर्न से एक जैसा फ्लक्स पास होगा। उसका रीजन है, आपने पढ़ा होगा जो सोलोनॉइड होता है, सोलोनॉइड है ना, यहां पे हमारे पास दो सोलोनॉइड हैं, एक ये और एक वो। तो जो सोलोनॉइड होता है, अगर आइडियल सोलोनॉइड है तब तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है तो इसके हर टर्न से एक जैसा फ्लक्स पास होगा। लेकिन आइडियल तो कोई चीज़ होती नहीं है, तो सोलोनॉइड भी आइडियल तो होगा नहीं। तो आइडियल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर इसी सोलोनॉइड के अंदर एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा, और ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है डेफिनेटली। और ये भी आपको याद होगा कि सोलोनॉइड में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, एजेज की तरफ कम होता जाता है। तो इसलिए इसके हर टर्न से एक जैसा फ्लक्स पास नहीं होगा, इसलिए मैंने वर्ड लिखा है एवरेज। तो एवरेज फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ ईदर कॉइल, मान लीजिए कितना है, फाई। तो इसके भी एक टर्न का फ्लक्स फाई ले लेते हैं और इसके भी एक टर्न का फ्लक्स फाई ले लेते हैं। लेकिन ये एजम्पशन हमने हवा में नहीं किया है, हवा में नहीं किया है। सिचुएशन ऐसी है कि इसके एक टर्न से जितना फ्लक्स पास होगा ऑलमोस्ट उतना ही इसके भी एक टर्न से होगा, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सेम नहीं होगा। तो आप मान लीजिए फाई है। तो अब अगर ये फ्लक्स फाई है एक टर्न का, दोनों कॉइल में किसी भी एक टर्न का फ्लक्स अगर फाई है, तो अब आप बताओ कि टोटल फ्लक्स थ्रू प्राइमरी, टोटल फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कितना होगा, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में इतने टर्न से एनपी और एक टर्न से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो एनपी फाई। इसी तरह से टोटल फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कितना होगा, सेकेंडरी में कितने टर्न से एनएस, तो एक टर्न का फ्लक्स फाई, तो एनएस टर्न से एनएस इंटू फाई। अब आता है फेराडे का सेकेंड लॉ, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये हमारा फेराडे का सेकेंड लॉ है। इस लॉ को अगर मैं प्राइमरी के लिए अप्लाई करूं, प्राइमरी कॉइल के लिए, ठीक है, तो कितना होगा, तो प्राइमरी कॉइल के लिए लिखूंगा ई पी इक्वल्स टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। थोड़ा शॉर्टकट करा है मैंने, वैसे तो फाई की जगह क्या आना चाहिए था, एन पी फाई। अब नंबर ऑफ टर्न का टाइम से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैंने एन पी को बाहर निकाल दिया, डी फाई बाई डी टी रह गया। इसी तरह से सेकेंडरी के ईएमएफ की बात करूं तो माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी होगा, यहां भी एन एस बाहर आ जाएगा। अगर इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं ई पी अपॉन ई एस, तो डी फाई बाई डी टी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या, एन पी अपॉन एन एस। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब फिर वही बात जो मैंने बताई शुरू में कि ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म करता है, हाई वोल्टेज को लो में, लो करंट को हाई में कर रहा है, लेकिन पावर एक जैसी है आइडियल केस में, पावर सेम, ठीक है। तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर ट्रांसफॉर्मर की इक्वल इन आइडियल सिचुएशन। तो हमने लिखा इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर।
ये होगा। अब इनपुट पावर का फॉर्मूला V इंटू आई ये होता है, तो इनपुट पावर लिखूंगा इनपुट का EMF, इनपुट की करंट, और आउटपुट लिखूंगा आउटपुट का EMF, आउटपुट की करंट। यहाँ से आपको फिर से EP अपॉन ES मिलेगा कितना, IS अपॉन IP। ये आपकी सेकेंड रिलेशन हो गया। अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दूं, वहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में EP अपॉन ES है और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में EP अपॉन ES है। अगर इसको कंबाइन कर दूं तो मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ EP अपॉन ES इक्वस टू IS अपॉन IP इक्वस टू NP अपॉन NS। ये हमारे पास एक रिलेशन आया जिसमें NP अपॉन NS ये जो रेशियो है इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और ये बड़े काम की चीज है। ये क्या काम की चीज है कि यही रेशियो डिसाइड करेगा कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। कौन से, हाई करंट ऑफ लो वोल्टेज इनटू लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज, या इसका उल्टा। तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है या होगा वो ये रेशियो डिसाइड करेगा। तो देख लेते, तो लेट्स सी। तो देखिए ये रिजल्ट निकल के आया आपको, जिसमें मैंने कहा ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ठीक है, तो पहला केस कि अगर NP मोर देन NS है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा, सेकेंडरी में कम, मान लीजिए ऐसा है। तो अगर NP NS से ज़्यादा है, ठीक, तो फिर क्या होगा, EP भी ES से ज़्यादा होगा और IS भी IP से ज़्यादा होगा। EP मोर देन ES, IS मोर देन IP, NP मोर देन NS। अब आप देखो प्राइमरी की बात करूं, अगर प्राइमरी कॉइल की, प्राइमरी की वोल्टेज हाई है। देखो E इज मोर देन ES, यानी प्राइमरी की वोल्टेज हाई है जबकि प्राइमरी की करंट कम है। तो करंट कम है प्राइमरी में और वोल्टेज हाई है, यानी प्राइमरी में क्या है आपके पास, लो करंट है ऑफ हाई वोल्टेज, ऐसा है। सेकेंडरी की बात करूं, सेकेंडरी कॉइल में क्या है, सेकेंडरी में देखो EMF यानी वोल्टेज कम है लेकिन करंट हाई है, तो हाई करंट है ऑफ लो वोल्टेज। ये देखिए ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम ज़्यादा है और सेकेंडरी में कम है तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा वाला होगा, लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज इनटू हाई करंट ऑफ लो वोल्टेज होगा। सेकेंड केस, केस नंबर 2, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि NP लेस देन NS हो। तो अगर NP लेस देन NS है तो EP भी लेस देन ES होगा और IS भी लेस देन IP होगा। फिर से अगर मैं देखूं प्राइमरी में, देखूं प्राइमरी के लिए, तो देखो प्राइमरी की करंट ज़्यादा है, वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम है, करंट ज़्यादा है, यानी हाई करंट ऑफ लो वोल्टेज, हाई करंट ऑफ लो वोल्टेज। ये तो हो गया प्राइमरी का। सेकेंडरी में देखो तो देखो सेकेंडरी की वोल्टेज ज़्यादा है, करंट कम है, यानी लो करंट ऑफ हाई वोल्टेज, ये सेकेंडरी में है। यानी इस बार ट्रांसफॉर्मेशन उल्टा हो गया। तो जो पहला वाला केस है, जिस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में ज़्यादा टर्न्स होंगे, सेकेंडरी में कम होंगे, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप डाउन। और जिसमें नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में कम, सेकेंडरी में ज़्यादा, इसको स्टेप अप कहते हैं। और ये जो अप और डाउन है ये वोल्टेज के हिसाब से बात होती है। पहले केस में आप देखिए हाई वोल्टेज लो में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए स्टेप डाउन बोल देते हैं। दूसरे केस में लो वोल्टेज हाई में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए स्टेप अप बोलते हैं। और यहीं पे वो कन्फ्यूजन रहता है कि ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को अप और डाउन कर रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ वोल्टेज को नहीं कर रहा। अब तो आप देख रहे हैं वोल्टेज को हाई कर रहा है तो करंट को लो कर दे रहा है, वोल्टेज को लो कर रहा है तो करंट को हाई कर दे रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। लेकिन ये नाम जो आपने दिए वोल्टेज के हिसाब से दिए हैं। और ये भी देख लेते हैं कि अगर दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न बराबर होते तो कुछ नहीं होता,
तो फिर EP ES बराबर होता, IS IP भी बराबर होता, किसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न इक्वल तो नहीं होंगे, ये बात पक्की है। अब ये देख लेते हैं कि दोनों कॉइल में वायर की थिकनेस का डिफरेंस क्यों होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, देखिए R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A, और करंट और रेजिस्टेंस का उल्टा रिलेशन है, ये भी आपको पता है। तो अगर थिक वायर होगा, वायर अगर थिक होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट हाई होगी। तो यहां आप देखो आपकी प्राइमरी में करंट लो है, यानी प्राइमरी में आपको करंट कम चाहिए, तो कम करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस हाई होने के लिए वायर आपका थिन होना चाहिए। तो इस केस में प्राइमरी में जो कॉइल होगी वो थिन वायर से बनी होगी और सेकेंडरी वाली थिक वायर से बनी होगी, क्योंकि यहाँ आपको करंट ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस कम होने के लिए वायर की थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए भी दोनों कॉइल में वायर की थिकनेस डिफरेंट होती है। ये है। इसके अलावा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोला आपने इसको NP अपॉन NS, तो मैंने आपको बताया कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ये रेशियो डिसाइड करेगा। इसके अलावा ये जो रेशियो है ये और क्या डिसाइड करता है ये भी आप देखो, ठीक है। तो देखिए ये मैंने थोड़ा सा बनाया है, देखिए ये ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल है। किसी सर्किट में ट्रांसफार्मर को जब हम बनाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पहचान क्या है, स्टेप डाउन में प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा, सेकेंडरी में कम, और स्टेप अप में प्राइमरी में कम, सेकेंडरी में ज़्यादा, ठीक है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा स्टेप अप है कौन सा स्टेप डाउन है। अब मैं जो ये बता रहा था, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये डिसाइड करता है कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये तो बात हो गई। इसके अलावा ये रेशियो ये भी डिसाइड करता है कि मैक्सिमम पावर इनपुट से आउटपुट में कैसे ट्रांसफर होगी, या कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। एक टर्म आता है ट्रांसफार्मर के लिए, शायद कम सुना होगा आपने ये टर्म, लेकिन ध्यान रखना। इम्पीडेंस मैचिंग, देखिए ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में पावर कंजम्पशन VRMS IRMS और साथ में एक एडिशनल फैक्टर है cos फाई, जबकि cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है R अपॉन Z, जिसमें Z क्या है, इम्पीडेंस। तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होने के लिए ये फैक्टर भी इन्वॉल्व है, R अपॉन Z cos फाई, जिसमें Z क्या है, इम्पीडेंस, और R क्या है, रेजिस्टेंस। अब जैसे पावर फैक्टर अगर मैं आउटपुट के लिए बात करूं तो आउटपुट का रेजिस्टेंस, आउटपुट का इम्पीडेंस। इनपुट के लिए बात करूं तो इनपुट का रेजिस्टेंस, इनपुट का इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस मैचिंग में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कहीं पे ये बात आ सकती है, तो जितना ज़रूरी है उतना। तो इम्पीडेंस मैचिंग क्या है कि इनपुट और आउटपुट के इम्पीडेंस की मैचिंग जरूरी है फॉर द मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, और उसके लिए आपका इनपुट और आउटपुट के रेजिस्टेंस में ऐसा रिलेशन होना चाहिए, राइट। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट, यानी प्राइमरी वाले साइड का रेजिस्टेंस, और आउटपुट मतलब सेकेंडरी वाले साइड का रेजिस्टेंस। तो इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस में ये रिलेशन जब होता है, जिसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ रहा है, तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑल्सो हेल्प्स फॉर द इम्पीडेंस मैचिंग। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग, कि इम्पीडेंस मैचिंग से आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इंश्योर कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना। अब बात करते हैं एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की। तो एफिशिएंसी की बात अगर करें तो एफिशिएंसी नॉट ओनली ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, और किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी आप आउटपुट अपॉन इनपुट डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला है। आउटपुट अपॉन इनपुट डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आउटपुट क्या, इनपुट क्या, तो आप यहाँ पे आउटपुट पावर इनपुट पावर लिख सकते हैं, आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी भी लिख सकते हैं, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क भी लिख सकते हैं, कई तरह से लिखते हैं। यहाँ पर हम पावर की बात कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की होगी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, राइट। तो अब आउटपुट पावर क्या है, आउटपुट की वोल्टेज, आउटपुट की करंट। इनपुट पावर क्या है, इनपुट की वोल्टेज, इनपुट की करंट।
इंटू 100, ये ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 80% तक होती है, जो कि बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। इट्स अ वेरी गुड एफिशिएंसी 80%, डिस्पाइट ऑफ मेनी लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर। बहुत तरह के लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में, लेकिन फिर भी इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। ऐसा क्यों? तो हम बात करते हैं कि कितने तरह के लॉसेज ट्रांसफार्मर में हो सकते हैं। ठीक है, देखिए सारे लॉसेज मैंने लिख दिए हैं। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, पहला लॉस मैग्नेटिक लॉस। मैग्नेटिक लॉस मैंने लिखा है लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हुआ क्या, प्राइमरी में आपने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की तो उससे एक ऑल्टरनेटिंग करंट आई, उस ऑल्टरनेटिंग करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड आया। ठीक है, अब क्या ये मैग्नेटिक फील्ड 100% यूटिलाइज हो पाएगा? नहीं, थोड़ा बहुत लॉस होगा, सारा का सारा सेकेंडरी से तो जाएगा भी नहीं। आपने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्शन टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक टर्म आती थी कपलिंग। कितनी अच्छी कपलिंग है? तो अच्छी कपलिंग कब होती है? जब एक का मैग्नेटिक फील्ड 100% दूसरी कॉइल से पास हो रहा हो। तो आप कहते हैं साहब ये आइडियल कपलिंग है, और उसमें कपलिंग कांस्टेंट कितना आता था? 1। लेकिन वो आइडियल सिचुएशन में था और ऐसा कभी होता नहीं है। अदरवाइज कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही होती है। आपको याद आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा होगा। तो कितनी बढ़िया कपलिंग आप दो कॉइल्स की कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड 100% यूटिलाइज म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना में नहीं होता है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी में प्रोड्यूस हुआ वो 100% यूटिलाइज नहीं होगा, थोड़ा बहुत वेस्टेज जरूर होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का लॉस मतलब एनर्जी का लॉस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी लगती है। आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? करंट से करते हैं। करंट से मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो करंट के लिए एनर्जी लगी, तो एनर्जी से करंट आई, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आया। तो आप मैग्नेटिक फील्ड 100% यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, का मतलब एनर्जी भी 100% यूज नहीं हो रही है, तो लॉस हो गया एनर्जी का। आयरन लॉस, आयरन लॉस मतलब सॉफ्ट आयरन कोर आपका जो है वो कॉन्स्टेंटली वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए काम करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट क्या प्रोड्यूस करेगी? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो सॉफ्ट आयरन कोर कॉन्स्टेंटली वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आयरन कोर में एडी करंट डेवलप हो जाती है। और वो एडी करंट किसी काम की नहीं, आप उनको यूज तो कर नहीं रहे हो उस करंट को। तो करंट का लॉस मतलब एनर्जी का लॉस, तो एडी करंट की वजह से लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस, अब करंट कैसी है? ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? एक बार ऐसे एक बार ऐसे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट मान लो ऐसे गई, निगेटिव हाफ साइकिल में ऐसे गई। तो इस करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इधर प्रोड्यूस हुआ, तो अपोजिट डायरेक्शन की करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट हो गया, है ना। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, तो उस ऑल्टरनेटिंग करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी डायरेक्शन बदल रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड से आपकी सॉफ्ट आयरन कोर अगर मैग्नेटाइज होती है तो फिर इस मैग्नेटिक फील्ड से डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। ये भी हमने पढ़ा है, किसी मटेरियल को आप कैसे मैग्नेटाइज करते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो मैग्नेटाइज हो जाता है, और उसी को डीमैग्नेटाइज करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा कर दीजिए तो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो यहाँ तो ऐसा बार बार हो रहा है, लगातार ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, तो उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कभी इधर कभी इधर। अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज करेगा तो अपोजिट वाला डीमैग्नेटाइज करेगा। तो आपका जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो एक मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के साइकिल में फंसा हुआ है। बार बार मैग्नेटाइज हो रहा है, बार बार डीमैग्नेटाइज हो रहा है, फिर मैग्नेटाइज हो रहा है, जिसको आप रीमैग्नेटाइजेशन कह सकते हैं। तो ऐसा बार बार हो रहा है। और मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, जब कोई मटेरियल मैग्नेटाइज होता है तो क्या होता है, उसके जो डाइपोल्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। अगर उसके सारे डाइपोल या मेजॉरिटी ऑफ डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो आप कहते हैं साहब मैग्नेटाइज हो गया। और डीमैग्नेटाइज में क्या होता है कि उन डाइपोल्स का जो अलाइनमेंट है वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, रेंडमनेस आ जाती है, तो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो अब देखो डाइपोल बार बार घूम रहे हैं एक डायरेक्शन में, फिर रैंडम हो जा रहे हैं, फिर घूम रहे हैं, फिर रैंडम हो जा रहे हैं, तो इसमें एनर्जी लगेगी, डाइपोल को घुमाने में एनर्जी लगेगी। तो कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन जो आपके सॉफ्ट आयरन कोर का हो रहा है उसकी वजह से भी लॉस होता है, जिसको आप हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। ठीक है, अभी मैं इस पे और आऊंगा थोड़ा सा। फिर है कॉपर लॉस। तो ठीक है, आपने कॉपर वायर की कॉइल बना रखी है, लेकिन फिर भी उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो कॉइल में जब करंट फ्लो होगी
तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट का कोई यूज़ तो हो नहीं रहा है ट्रांसफार्मर में, तो लॉस ऑफ हीट का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। और हमिंग लॉस, तो जब ट्रांसफार्मर काम करता है तो हल्का फुल्का साउंड प्रोड्यूस होता है, तो साउंड एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि साहब इतने तरह के लॉसेस हो रहे हैं, 5 तरह के लॉसेस हो रहे हैं, फिर भी अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है 80%, तो इतनी बढ़िया एफिशिएंसी इतने लॉसेस होने के बाद कैसे हो जा रही है? तो हर तरह के लॉस का प्रिकॉशन आपने ऑलरेडी ले रखा है। मैग्नेटिक लॉस बहुत कम होता है, ठीक है ना। जिस तरह का अरेंजमेंट ट्रांसफार्मर में आपने कर रखा है, जिस तरह की कपलिंग आपने कर रखी है, सॉफ्ट आयरन कोर पे आपने दोनों कॉइल बना रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का लॉस बहुत कम होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ के रखता है, तो ज़्यादा इधर उधर जाएगा नहीं मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लॉस होगा नहीं। आयरन लॉस, एडी करंट, एडी करंट का आपने इलाज पहले से कर रखा है। आपने लेमिनेटेड आयरन कोर ले रखी है, प्लेट से बना रखी है, हर 2 प्लेट के बीच में आपने इंसुलेटिंग मटेरियल, तो एडी करंट तो पेनिट्रेट करती है। आपको याद होगा एडी करंट, अगर ऐसा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो एडी करंट इसमें ऐसे पेनिट्रेट करके जाती है। अब आपने क्या कर रखा है, प्लेट्स लगा रखी है, एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, और हर प्लेट के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल लगा रखा है। तो एडी करंट को पेनिट्रेट होने के लिए कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही पेनिट्रेट होने की कोशिश करेगी, बीच बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल उसको पेनिट्रेट होने नहीं देगा, तो एडी करंट तो वैसे ही मिनिमाइज हो जाएंगी, तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं। हिस्टेरेसिस लॉस, अब मैं बता रहा हूँ, हिस्टेरेसिस लॉस है सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से हिस्टेरेसिस लॉस आपका कम होगा। आपको याद होगा हार्ड आयरन और सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन यानी उसका हिस्टेरेसिस लूप ऐसा आता था, और हार्ड आयरन जो होता है ये हिस्टेरेसिस लूप ऐसा आता था, और इस हिस्टेरेसिस लूप का एरिया ही बताता था इस बात को, इसका एरिया, इसके अंदर ये जो एरिया है, यही एरिया बताता था कि मैग्नेटाइज करने में और डीमैग्नेटाइज करने में कितनी एनर्जी लगने वाली है। तो अगर इसका एरिया कम है, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस लूप अगर कम है, का मतलब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी कम लग रही है। जबकि अगर इसका एरिया ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ ज़्यादा है, तो इस मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी ज़्यादा लगने वाली है। ये ग्राफ आपको याद होगा, ये ग्राफ आपने H वर्सेस I ग्राफ प्लॉट किया था। अब ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आपको। तो सॉफ्ट आयरन के केस में हिस्टेरेसिस लॉस वैसे ही कम होता है, तो इसलिए ये वाला लॉस भी कम। कॉपर लॉस, तो कॉपर का तो वैसे ही रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ऑलरेडी आप कॉपर वायर यूज़ करें। अब आप सोचो अगर आप आयरन वायर से कॉइल बनाते तब कितना लॉस होता, तो वो लॉस आपको इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा लगता। तो आप कहते साहब हटाओ आयरन हटाओ, कॉपर की कॉइल लगाओ, तो ऑलरेडी कॉपर की लगाई रखी है, तो रेजिस्टेंस इसका वैसे ही कम होगा, तो लॉस ये भी कम होगा, और साउंड तो हल्की फुल्की प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा। यानी ये इतने तरह के हैं जरूर लॉसेज, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस हो नहीं रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतने तरह के लॉसेज ट्रांसफार्मर में होते हैं। अब ये थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, मैंने सोचा था मैं आपको चोक कॉइल के बारे में भी बताऊंगा, तो चोक कॉइल को मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, और उसी वीडियो में मैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं उनको भी डिस्कस करूंगा, इसलिए उस वीडियो को मिस मत करिएगा। ट्रांसफार्मर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में चोक कॉइल आएगी, चोक कॉइल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बेसिकली मैं हल्का सा तो बता ही देता हूँ, चोक कॉइल कुछ नहीं, एक LR सर्किट होता है, ऐसा LR सर्किट जिसका R नेग्लिजिबल होता है और L बहुत हाई होता है, ऐसे सर्किट को आप चोक कॉइल की कहते हैं। तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए। और आखिरी में फिर से आपसे कह रहा हूँ, वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करिए, ठीक है। सब्सक्राइबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है, बच्चे सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, तो आप भी सब्सक्राइब करने में पैसा तो लगता नहीं है ना, तो आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाने वाला है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ये ज़रूर हेल्प मिलेगी मेरे को, ठीक है। तो एनीवे, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।